हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन एंड डिस्कस करते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। जो पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा हुआ है, इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए सेम करंट आप फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रिक लाइन वायर के थ्रू भी और फिलामेंट बल्ब के अंदर भी, तो बताइए कि जो फिलामेंट बल्ब है ना वो जो है वो ग्लो करता है, वेयर इलेक्ट्रिक लाइन वायर ग्लो नहीं करता। इसका आंसर क्या है? तो सिंपल इसका आंसर ये होने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन वायर है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब भी उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बल्ब के केस में तो वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब आप सोच के देखो, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दे डू नॉट ग्लो बिकॉज उनके पास हीटिंग इफेक्ट होता ही नहीं है। तो ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ? ये बात मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइन वायर की। लेकिन फिलामेंट बल्ब के केस में वो ग्लो इसलिए कर जाता है, इनफैक्ट वो इतना ग्लो करता है कि वो रेड हॉट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस ऑफर करना है फ्यूज़ के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपसे बोला हुआ है कि जो टेम्परेचर है फिलामेंट बल्ब का वो है 2700 डिग्री सेल्सियस जब वो ग्लो करता है उस समय। यहाँ पे बोला हुआ है कि वाई इट डज नॉट गेट बर्नड अप एट सच हाई टेम्परेचर, इतने ज़्यादा तापमान के बावजूद भी ये क्यों नहीं जल पाता है या क्यों नहीं बर्न हो जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जो फिलामेंट बल्ब होता है ना उसको आपने ऑफर कराया है 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच के देखो, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है ज़्यादा और जो आप ऑफर करा रहे हो टेम्परेचर वो है कम, तो जाहिर सी बात है वो फिर वो मेल्ट होने वाला है नहीं और इसी तरीके से वो बर्न भी नहीं होगा। ओके, और फिर इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात भी आप मेंशन कर सकते हो। तीसरे पार्ट में एक प्यारा सा न्यूमेरिकल बोला हुआ है जहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि एक फिलामेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर जो कि 0.25 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है 4 घंटे के लिए। तो आपसे पूछा हुआ है कि कितना चार्ज जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा होगा उस सर्किट के अंदर। तो देखो, करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर और इस करंट को 4 घंटे तक इसके अंदर फ्लो करना है। अब आपसे पूछा हुआ है कि चार्ज बताओ, अगर करंट फ्लो करेगा तो कितना चार्ज उसमें फ्लो किया। तो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है Q इज इक्वल्स टू IT। ये बात आप सबको पता है, Q इज इक्वल्स टू IT, राइट। अब यहाँ पे I की वैल्यू हमें 0.25 लिख देना है। T की जगह आप लिखोगे 4 × 16/60 बिकॉज सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ये आवर से मिनट, मिनट से सेकेंड। ओके, अब जब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपके पास 3600 कूलम इसका आंसर निकल के आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 2 किलोवाट उसका पावर है, 220 वोल्ट पे वो काम करता है। तो आपसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज दैट शुड बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक आयरन। उस आयरन के अंदर आप कितने कैपेसिटी का फ्यूज लगाने की कोशिश करोगे। तो देखो, जब हम फ्यूज की बात करते हैं तो फ्यूज हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि खुद तो ब्रेक डाउन हो जाता है, खुद जल जाता है, बर्न हो जाता है, मगर हमने डिवाइस को नहीं बर्न करने देता, हमारे उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो डिवाइस जिस करंट पे काम कर रहा है फ्यूज उससे कम ही करंट का होगा, इस बात को तो आप समझ लो अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो पावर है वो है 2 किलोवाट, ठीक है, इसको वॉट में कन्वर्ट कर लिया, पोटेंशियल 220 वोल्ट आपने सप्लाई किया है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हो? जाहिर सी बात है सबसे पहले आप करंट निकालने वाले हो। ओके, तो करंट यहाँ पे है 9.09 एम्पियर। ओके, तो आपको फ्यूज़ कितने का लगाना है? आपको फ्यूज़ लगाना चाहिए जिसकी कैपेसिटी कम से कम 10 एम्पियर हो, उतने का आपको फ्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। समझ गए इस बात को? ओके, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाता है तो फिर फ्यूज़ बर्न हो जाएगा और फिर आपका जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको नाइक्रोम वायर L लेंथ का लगाना है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ओके, अब आपने X और Y के बीच में नाइक्रोम वायर लगा दिया, तो फिर आपसे पूछा होगा कि इस एमीटर पे आपको क्या रीडिंग दिखेगी, कब कब। कंडीशन है जब आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे बाय इंसर्टिंग अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, यानी कि इसी जगह पे आप एक और नाइक्रोम वायर लगा रहे हो, थिकनेस सेम है बट लेंथ उसका डबल हो गया। पहले L लेंथ था, अब लेंथ आपने कितना कर दिया? 2 टाइम्स L कर दिया। तो आपको क्या चेंजेस दिखेंगे एमीटर में? तो देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है। एमीटर की रीडिंग जो सेकंड केस में ना वो आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी? क्योंकि अगर आपने किसी के थिकनेस को सेम रखा है बट लेंथ को बढ़ा दिया है, तो ऐसा कुछ होता है। ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, थिकनेस सेम है, तो लेंथ बढ़ाने से ना उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है। अब आपने लेंथ को बढ़ाया, रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एमीटर में आपको फिर क्या दिखेगा? कम करंट दिखेगा। अब देखो, जितने भी आंसर्स है ना, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसका क्रक्स समझाने का, ठीक है। जितने भी आंसर्स है उसका अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज यही अल्टीमेट वो चीज़ है जो एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगी।
वापस टॉपिक पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला हुआ है कि स्टेट द चेंज दैट आर ऑब्जर्व इन द एमीटर रीडिंग इफ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विदाउट चेंजिंग द लेंथ को चेंज किए बगैर अगर आपने इस यहां पे लगाए गए वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो आपको क्या क्या दिखेगा, एमीटर के अंदर बेसिकली क्या चेंजेस दिखेंगे। तो वही बात होगी कि अभी आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया, यानी ये मेरे पास वायर था, अब इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल कर दिया। जाहिर सी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करूंगा तो अल्टीमेटली उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, मार्क माई वर्ड, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो फिर क्या बढ़ेगा, अल्टीमेटली करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो करंट कितना इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बढ़ाया है। क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि करंट जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एमीटर को आप सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हो। तो जाहिर सी बात है एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एमीटर का काम ये होता है कि वो करंट को मेजर करे और करंट सीरीज के अंदर जो है वो प्रॉपर फ्लो करता है, वेयर एज पैरेलल में करंट डिवाइडेड हो जाता है। तो फिर एमीटर अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो वो प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करके करंट की हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। अभी मैंने आपको समझाया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस वहां पे हाफ हो जाता है। हाफ नहीं कह सकते, बट आप यहाँ पे ये कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है। तो एक तार हम बनाते हैं यहाँ पे, और ये वायर जो है आपके सामने, इसको आपने पहले तो हाफ कर दिया, राइट। तो इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको हाफ कर दिया। अब पहले इसको मैं डार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ताकि आपको दिख जाए। ये हाफ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ऐसा क्यों किया मैंने, आप सोच के देखो, इसके लेंथ में तो डिक्रीमेंट आएगी। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 का हो जाएगा, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बढ़ जाएगा ना इसका। ओके, और फिर आप एक और बार ऐसी चीज़ रिपीट करते हो, मतलब इस वायर को फिर से आधा कर देते हो। तो फिर से आधा करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये और भी ज़्यादा ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले था ये 10 सेंटीमीटर का, अब हो गया 5, और अब की बार हो गया 2.5 सेंटीमीटर का। मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए पहले था 1, तो अब हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 4। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि लेंथ जो है वो 1/4 कम हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका इसे सॉल्व करने का। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप पहले वाले केस का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले केस का रेजिस्टेंस निकालोगे। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में बोला भी हुआ है। तो देखो, आपसे बोला हुआ है कि लास्ट वाले केस में जब आपने इसको दोबारा मोड़ दिया, उस केस में क्या रेजिस्टेंस होगा उस वायर का और पहले क्या रेजिस्टेंस था। तो अगर मैं पहले के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहले रेजिस्टेंस होगा R1 इज ऑलवेज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। ओके, दूसरे वाले केस में होगा R2 इज इक्वल टू अगेन रो L डिवाइडेड बाई A। अब बताओ दूसरे वाले केस में लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ 1/4 घट रहा है। तो मैं सेकंड केस में लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड केस में मैं लेंथ को लिख सकता हूँ 1/4 जो पहले वाले रेजिस्टेंस का लेंथ था, इसका जो लेंथ था। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स जो पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। ये बात समझ में आ गई। दोनों को अगर मैं डिवाइड कराऊँ, R2 डिवाइडेड बाई मैं R1 कराऊँ यहाँ पे, तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आपके पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ये वाली टर्म जो है रो L डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई रो 1/4L डिवाइडेड बाई 4A, राइट। यहाँ से बहुत सारी वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। इनमें से कौन सी वैल्यू, रो डेंसिटी तो मटेरियल का सेम रहेगा, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को जब आप ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा आपके पास R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 16, राइट। तो ये आपका ना आंसर हो गया रेजिस्टेंस के केस में। तो नए वाले का जो रेजिस्टेंस है पुराने वाले के कंपैरिजन में 1 टाइम 16 हो जाएगा, राइट। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1/16। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पे मेरा साथ हुआ खत्म। अब स्क्रीन पे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। स्क्रीन पे दिए गए इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।